नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। बात कर रहे हैं हम तुर्की और सीरिया की, जहां पर भूकंप से भारी तबाही हुई और दोनों देशों में लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है। दोनों देशों में अब तक 28,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और घायलों की संख्या 80,000 के पार है। तुर्की में ही अगर बात करें तो 24,000 से ज्यादा लोग इस वक्त मारे जा चुके हैं। वहीं सीरिया में मरने वालों की संख्या 4,000 के पार हो गई है। भारत भी ऑपरेशन दोस्त के जरिए दोनों देशों की मदद करने में जुटा हुआ है। एनडीआरएफ की टीमें लगातार तुर्की में राहत और बचाव अभियान में जुटी हुई हैं। और तुर्की में भूकंप से जो तबाही आई उसके बाद हैरत में डालने वाली कुछ सुखद खबरें भी, तस्वीरें भी सामने आई हैं। इसे कुदरत का करिश्मा ही कहेंगे कि तुर्की के हेते प्रांत में एक नवजात बच्चा अपने घर के मलबे के नीचे से 128 घंटे बाद भी जीवित मिला है। उस बच्चे की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। उसे जब एक राहत कर्मी ने गोद में उठाया तो ये नवजात अपनी भूख मिटाने के लिए बड़े प्यार से राहत कर्मी की उंगली यहाँ पर चूसने लगा। तो भूखा प्यासा ये बच्चा इतने घंटों बाद जीवित निकला है, छोटी सी उम्र। और इस तस्वीर को देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से बच्चा जो है आखिरकार बच पाया। इसमें बहुत बड़ी एक तारीफ की जाएगी राहत कर्मियों की भी, उन्होंने किस तरह से इस बच्चे की जान बचाई। और यहाँ पर आपको बता दें, इससे पहले भारत से तुर्की जो टीम पहुंची है, एनडीआरएफ की टीम, उसने मलबे से इसी तरह कई घंटों के बाद एक 8 साल की मासूम बच्ची को भी सुरक्षित बाहर निकाला था। लगातार हम तस्वीरें देख रहे हैं। 6 फरवरी को भूकंप आया था, सोमवार को, और आज रविवार है। अभी भी बहुत सी जिंदगियां अंदर फंसी हुई हैं। इतने घंटों के बावजूद कई छोटे छोटे बच्चों को जिंदा बाहर निकाला गया है। और तुर्की में भूकंप से भारी तबाही के बीच बच्चों ने खुश रहने का एक तरीका भी अपना ढूंढ लिया और वो मुस्कुराहटें यहाँ पर आसपास बिखेर रहे हैं। देखिए तुर्की से हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह की रिपोर्ट। भूकंप से तबाह तुर्की में एक ऐसा कैंप है जहां पर हजारों की तादाद में वो लोग बसर कर रहे हैं जिनके घर टूट गए हैं, जिनको रहने का कोई आसरा नहीं है, और जो यहाँ सरकारी मदद से इन कैंप में जिनको जगह मिली है। यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने इस ट्रेजेडी को देखा है और जिनके परिजन जो हैं लेकिन यहाँ बड़ी तादाद ऐसे लोगों की भी है जिनके सिर्फ घर टूटे हैं या घर इस तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं कि उसमें रहना मुमकिन नहीं है। तो यहाँ पे आके रह रहे हैं। इस बीच देखिए यहाँ जो बच्चे हैं उन्होंने अपनी जिंदगी तलाश ली है और वो किस तरह से यहाँ अपना जीवन जी रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, जो चुहलबाजी है वो कर रहे हैं। तो बचपन जो है उसने अपनी जिंदगी तलाश ली है और यही जीवन की खासियत होती है कि चाहे मुश्किल से मुश्किल खड़ी हो, अपने लिए एक खुशी का पल इन बच्चों ने यहाँ ढूंढ लिया है। तो तबाही के मंजर में भी इन बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट है, एक राहत की बात है। बहरहाल तुर्की में राहत और बचाव का काम लगातार चल रहा है और यहाँ के अदियामन शहर में मलबे से एक महिला को 128 घंटे बाद जिंदा निकाला गया। महिला को इलाज के लिए तुरंत अस्पताल भेज दिया गया। अभी भी मलबे को हटाने का काम जारी है। नुकसान इतना ज्यादा है कि सभी प्रभावितों तक मदद पहुंचाना इतना आसान काम नहीं है। भारत से भी बहुत से लोग तुर्की घूमने के लिए जाते हैं, कारोबार के लिए जाते हैं। और तुर्की में जो भूकंप आया उसमें एक भारत के शख्स की भी मौत हुई है। उत्तराखंड के कोटद्वार के रहने वाले विजय कुमार का शव तुर्की के मलात्या शहर से एक होटल के मलबे में मिला है। आपको बता दें, वो कारोबार के सिलसिले में वहां पर गए हुए थे जिस वक्त भूकंप आया। उनके परिवार में उनकी मां है, उनकी पत्नी और 6 साल का एक बच्चा है।
6 फरवरी सोमवार को ये भूकंप आया था। उसके तुरंत बाद भारत ने अपनी मदद का हाथ आगे बढ़ाया और भारत ऑपरेशन दोस्त के तहत मदद में जुटा हुआ है तुर्की में। लेकिन त्रासदी ये इतनी बड़ी है कि सब कुछ तक, हर किसी तक मदद पहुंचाना फिलहाल थोड़ा मुश्किल भी है। ग्राउंड जीरो पर तुर्की के इस केंद्रून में पहुंचे हैं हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह। वो राहत अभियान को लेकर क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं, आइए सुनते हैं। तुर्की में भूकंप से मची तबाही के बाद भारत ने मदद का बड़ा हाथ बढ़ाया। ऑपरेशन दोस्त यहाँ पर जो है वो चल रहा है। एनडीआरएफ की हमने बात की, अब हम भारतीय सेना की बात करते हैं, जिसने यहाँ स्कंदरून में एक फील्ड हॉस्पिटल जो है वो लगाया हुआ है। हम इस फील्ड हॉस्पिटल के अलग अलग हिस्सों में चलेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो मरीज हैं, जो घायल हैं, भूकंप में जो पीड़ित हुए हैं, उनको यहाँ पर इलाज दिया जा रहा है। हमारे साथ हैं लेफ्टिनेंट कर्नल युद्धवीर सिंह, जो हमें बताएंगे कि यहाँ पर किस तरीके से इस हॉस्पिटल को लगाया गया है, कितने अफसर और जवान और कितने सेना के जो डॉक्टर हैं वो यहाँ पर काम कर रहे हैं। कितने दिन पहले आप लोगों ने यहाँ पे ये हॉस्पिटल लगाया है? ये भूकंप मंडे को आया था और हम लोग ट्यूसडे को ही इंडिया से मोबिलाइज कर दिया था, इंडियन आर्मी ने बिल्कुल इमीडिएटली एक्शन लेते हुए जी। और वेडनेसडे को हमने यहाँ तक, अदाना से यहाँ तक पहुँचने में 1 रात लगी हम, और फिर हमने वेडनेसडे को हमारा हॉस्पिटल सेटअप हो गया। तो वेडनेसडे को हॉस्पिटल सेटअप हो गया था, सोमवार को भूकंप आया था और यहाँ देखिए भारतीय तिरंगा जो है वो लगाया गया है इस हॉस्पिटल के मुख्य द्वार पर और यहाँ जो इलाज है वो दिया जा रहा है। हम अंदर चलेंगे बात करते हुए और जानेंगे कि यहाँ पे कितने मरीज अब तक आप लोगों ने देखे हैं, किस तरह के मरीज यहाँ पर आए और क्या इलाज की उनको ज़रूरत थी और कितने ठीक होके गए। हम लोग 3 दिन में करीब 650 पेशेंट्स से ऊपर ट्रीट कर चुके हैं। मैं एग्जैक्ट नंबर तो नहीं बता जी। ज़्यादातर पेशेंट्स ट्रॉमा के हैं, जिसमें कि भूकंप में जो दबे हुए थे अंदर उनको निकाल के लाए गए, बट क्रोनिक केसेस भी आ रहे हैं क्योंकि लोकल हेल्थ सर्विसेज डिस्टर्ब हो गई, तो इस वजह से उनके पेशेंट्स भी हमारे पास आ रहे हैं। तो ये जो हम पेशेंट देख रहे हैं ये सब ट्रॉमा के पेशेंट हैं और क्या यहाँ पे मोस्टली ट्रॉमा बट मिक्सड है, क्योंकि रूटीन इलनेसेस भी आ रहे हैं यहाँ पर, जो बस लोकल हेल्थ सर्विसेज वो भी आ रहे हैं, मिक्सड है। तो कितने तरह के मामलों का इलाज यहाँ पे किया जाता है? मेरे पूछने का मतलब है कि क्या यहाँ पे इंटेंसिव केयर यूनिट है या? इंटेंसिव केयर यूनिट है, हमारे पास 2 सर्जिकल स्पेशलिस्ट हैं, हमारे पास 2 एनेस्थेसिस्ट हैं, मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, एक्सोफेशियल सर्जन है, ऑर्थोपेडिक सर्जन है और पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट है। तो हम ब्रॉडली हर आस्पेक्ट को कवर कर सकते हैं किसी भी डिजास्टर सिचुएशन में, हमेशा उसके लिए तैयार है। फौरी तौर पे ये जो एक राहत है वो बड़ी राहत यहाँ के लोगों के लिए और ये उनके चेहरों पर भी नज़र आता है और यहाँ पे बुजुर्ग भी हैं, युवा भी हैं, हर तरह के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। So how many patients coming here every day? For 300 or 400, maybe the hours, I don't know for the real number, but a lot of people are coming here. And what kind of patients coming here? There's a big incidence or little incidents like trauma or felt or broken or traumatic things, but there's not such a big deal here. And you are from this city? Yeah, I'm here. And what's the condition of health system here? Our health system normally was good, but our hospital was destroyed by earthquake. Then we need your help, and you came here for help. Thank you for your help. शुक्रिया। तो ये थैंक यू कह रहे हैं भारत को हेल्प के लिए। ये यही स्कंदरू के शख्स हैं, यहाँ पे ट्रांसलेटर का काम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 300-350 मरीज जो हैं वो रोज़ यहाँ पे इलाज के लिए आ रहे हैं। स्कंदरून से उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और तुर्की के इस्केंदरून शहर में भारतीय सेना ने कई लोगों को बचाया है। एनडीटीवी से बात करते हुए उन लोगों ने भारत का शुक्रिया अदा किया। Thank you Hindistan. Teşekkür ediyoruz burada oldukları için. Thank you India. He said thank you India. Thank you for Onlara being here. minnettarız. We Yanımızdalar. are so appreciating India. They are with us. Burada oldukları için çok mutluyuz. We are so happy they are here. Thank you. Thank you. Thank you. So, do you want to say something? Auch Dankeschön. Vielen Dank. Are you feeling okay now? Ja, İyi misin dedi? İyi. iyi. Yeah, you're feeling. He's feeling very bad right after the medication that Indian army had. Thank you. Provided.
भारत ऑपरेशन दोस्त के तहत लगातार भूकंप से तबाह तुर्की और सीरिया की मदद कर रहा है। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से कल रात तुर्की और सीरिया की 7वीं फ्लाइट यहां से रवाना हुई है। इस फ्लाइट में राहत सामग्री, मेडिकल उपकरण, दवाएं, क्रिटिकल केयर मेडिसिन, तमाम चीजें भेजी गई हैं। तुर्की ही नहीं बल्कि सीरिया में भी भूकंप से तबाही हुई है। 4000 से ज्यादा लोगों की मौत यहां हुई है। ड्रोन के जरिए अब जो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जिसमें कि सीरिया के एलेप्पो शहर में चारों ओर तबाही का मंजर साफ तौर पर देखा जा सकता है। दरअसल शहर पूरी तरह से यहां पर बर्बाद हो गया है और कई जगह मलबे का ढेर है। ये वो तस्वीरें हैं एलेप्पो की, जहां पर आप देख सकते हैं जो बड़ी बड़ी इमारतें थी वो किस तरह से मलबे में तब्दील हुई हैं। जेसीबी मशीन्स लगी हुई हैं। मलबे में जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकालने की कोशिशें लगातार चल रही हैं। तो सोमवार को 6 फरवरी को जिस वक्त सबसे पहला भूकंप आया उसकी तीव्रता 7.8 थी। काफी तेज ये भूकंप था और जो आया था दक्षिण तुर्की और सीरिया की सीमा पर। हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और वो बता रहे हैं कि सीमा पर किस तरह का हाल है। तुर्की में तो मदद यहाँ पर लोगों को फिर भी पहुंच पा रही है, लेकिन सीरिया मदद से थोड़ा दूर है। यहाँ कई तरह की पाबंदियां हैं, इसकी वजह से भी काफी मुश्किलें आ रही हैं। जहां मैं अभी खड़ा हूं ये तुर्की का दक्षिणी इलाका है और दक्षिणी पश्चिमी इलाके में जिस तरह की तबाही हुई है उसी तरह की तबाही सीरिया के उत्तरी और पूर्वी इलाके में भी हुई है। ये इलाका तो तुर्की का है जहां मैं खड़ा हूं, लेकिन इस खेती वाली ज़मीन के बाद जो रीच शुरू होता है, जो पहाड़ी इलाका शुरू होता है, वो सीरिया की ज़मीन है, सीरिया का इलाका है। और इस इलाके में भी उसी तरह की तबाही हुई है जिस तरह की तबाही तुर्की में हुई है। लेकिन जो तुर्की में जिस तरह की मदद पहुंची है, सीरिया में मदद नहीं पहुंची है। सीरिया पर कई तरह के प्रतिबंध हैं और इसकी वजह से वहाँ पे मदद पहुँचने में काफ़ी रुकावटें हैं। हालांकि यूएन जो है वो मदद भेजने की बात कर रहा है। अमेरिका ने जो प्रतिबंध है उसमें कुछ ढील दी है 180 दिनों के लिए, लेकिन जो संस्थाएं हैं और जो सीरियाई लोग हैं उसको नाकाफ़ी बता रहे हैं। तो काफ़ी जटिलता है और बशर उल असद की सरकार पे कई तरह की कई तरह के जो आरोप हैं और उसकी वजह से भी इन प्रतिबंधों को काफ़ी कड़ा किया गया। 20 साल से असद यहाँ पे राज कर रहे हैं और उनके राज में कई तरह की तशद्दुद, कई तरह के जो जुल्म हुए हैं उनका उस पर आरोप है। और इसी वजह से जो पश्चिमी देशों के साथ उनके जो रिश्ते हैं वो ठीक नहीं हैं। और यूरोपीय यूनियन से भी मदद की है सीरिया ने कि वो मदद भेजे। यूरोपीय यूनियन ने इस बात को स्वीकारा भी है, लेकिन क्योंकि जो जटिलता है इस बात को लेकर भी है कि मदद किसके हाथ सौंपी जाए। अगर विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाके में जाती है तो असद को इससे दिक्कत है, और असद सरकार को अगर सौंपी जाती है तो विद्रोहियों को इससे दिक्कत है। तो इस जटिलता के बीच जो है ये मामला अटका हुआ है। हालांकि कुछ मात्रा में जो मदद है वहाँ पहुँच पा रही है। भारत ने अपनी तरफ से मदद की जो खेप है वो भेज दी है, आगे और भी भेजने की वो बात कर रहा है, लेकिन मदद की बहुत ज़्यादा दरकार है। और इस वजह से इस इलाके में मदद जो है उसके लिए लोग काफ़ी इंतज़ार कर रहे हैं। खाने पीने की चीज़ों से लेकर और मलबे से लोगों को बाहर निकालने के लिए जो हेवी मशीनरी चाहिए वो उसकी दरकार है। हालांकि 6ठा दिन बीत चुका है और ऐसे में जीवित बचने वाले लोगों की संभावना काफ़ी कम है जो मलबे में दबे हैं। लेकिन अगर शुरुआत में मदद उस तरह की पहुंचती जैसे तुर्की में पहुंची तो शायद कुछ जान को बचाया जा सकता था। तो सारा दारोमदार अब दुनिया के देशों पे है कि जिस तरीके से तुर्की की आगे बढ़कर उन्होंने मदद की है, आगे भी वो करेंगे। उस तरह से क्या सीरिया की भी मदद होगी या प्रतिबंधों के हवाले से उनके यहाँ के जो लोग हैं वो ज़्यादा भुगतेंगे मानवीय त्रासदी को और उनका जीवन जो है वो ज़्यादा कष्टमय होगा, ये देखने की बात होगी। तुर्की सीरिया बॉर्डर से उमाशंकर सिंह, NDTV इंडिया।